हमारी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। फिर अगर कोई फॉरेन एलिमेंट हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो साथ लेकर आता है ढेर सारी परेशानियां। तो चलिए जानते हैं हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट से कुछ ऐसी ही स्किन ट्रबल के बारे में। हेलो डॉक्टर अजय। हाय अर्षा, प्लीज सिट। वेलकम टू आवर शो ब्यूटी बज़। डॉक्टर अजय, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी स्कार्स के बारे में। जैसे कई लोगों को बर्थ मार्क्स होते हैं या कई लोगों को चोट लगने की वजह से स्किन पे स्कार्स पड़ जाते हैं, तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बट सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्कार्स होते क्या हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वन आर एट्रोफिक स्कार्स एंड अदर्स आर हाइपरट्रोफिक स्कार्स। एट्रोफिक स्कार्स वो स्कार्स हैं जो जब बनते हैं स्किन पे किसी तरीके का गड्ढा या डिप्रेशन पिट बनाते हैं। While hypertrophic scars, they are the scar which elevates the skin a little from the normal position. Hypertrophic scars में हम देखें तो स्किन में जो नॉर्मल टिश्यू होता है, कोलाजन या इलास्टिन, उसकी जगह पर नॉर्मल टिश्यू ना होकर एबनॉर्मल टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू एक्युमुलेशन होता है। एक्ने में या किसी और चिकन पॉक्स या किसी ऐसी प्रॉब्लम में जिसमें स्किन पे कुछ प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पर रेडनेस आता है। इस तरीके की कंडीशन जनरली हील करती हैं स्कार, एट्रोफिक स्कार के साथ, जिसमें कि स्किन का नॉर्मल अपना हिस्सा निकल जाता है और वहाँ पर कोई गड्ढा या पिट बनता है। वाइल अगर हम देखें कि जो ट्रोमेटिक स्कार्स होते हैं जनरली या इंसिजनल स्कार्स होते हैं, एलिवेट होके बनते हैं थोड़े से। किसी का कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है और उसके टांके लगे हैं तो टांकों के निशान या उस जगह पर जहाँ पर काटा गया है उसके निशान हल्का सा उभरा हुआ होता है। सो दे आर जनरली हाइपरट्रोफिक स्कार्स और वो बेसिकली नॉर्मल टिश्यू ना होके फाइब्रस टिश्यू के एक्युमुलेशन से एक्चुअली बनते हैं। और डॉक्टर अजय, अगर बात करें हम ट्रीटमेंट की कि स्कार का ट्रीटमेंट हमें क्यों लेना चाहिए या कितने हद तक ये एडवाइसेबल होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये सोचना है कि स्कार है टाइम के साथ साथ डिसअपेयर हो जाएगा। अगर सुपरफिशियल है तो हो सकता है, उसमें अगर हल्का सा माइनर कोई स्क्रैच है, सुपरफिशियल लेवल का कोई चोट है, जो कि नॉर्मली आदमी कई बार चोट लगती है, कहीं स्क्रैच लगते हैं, वो दे जनरली हील विदाउट एनी स्कार। बट जो डर्मल लेयर के डैमेज हैं, जहाँ पर चोट थोड़ी गहरी है या बर्न थोड़ा गहरा है या फिर कुछ कंडीशन जैसे आपने मेंशन किया एक्ने या कुछ चिकन पॉक्स, ऐसी कंडीशन हैं जिन पे स्कार बनना लाजमी है। और डॉक्टर, अगर बात करें हम ऑप्शंस की या कहा जा सकता है ट्रीटमेंट की, तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं जिससे हमारी स्किन से स्कार रिमूव हो जाए। आज की डेट में वी हैव लॉट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। देयर आर सम dedicated laser platforms which are there for treating the scars. So they are more versatile, I would say, and they give results better and faster. डॉक्टर, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें लेज़र ट्रीटमेंट की, तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को लेज़र टर्म को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। लेज़र इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हर लेज़र लाइट का एक अपना अलग एब्जॉर्बिंग क्रोमोफोर होता है। क्रोमो मीन्स कलर, फोर मीन्स एब्जॉर्बर। हर लेज़र लाइट का अपना कलर होता है, इसलिए जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है स्किन में वो क्रोमोफोर है। स्कार ट्रीटमेंट में या फ्रैक्शन लेज़र जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस केस में स्किन में जो क्रोमोफोर है वो वाटर है। हमारी जो स्किन का सतह है उस पर वाटर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसमें कम है, लेकिन जो डीपर जो हमारे जो स्किन का नीचे का लेयर है या ऊपर का डर्मल लेयर है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो लेज़र का जो लाइट है वो डीप स्कार में नीचे तक ड्रिल हो जाता है। इट क्रिएट्स अ माइक्रो होल, हम वी कॉल इट MTZ, माइक्रो थर्मल जोन्स, वो क्रिएट करता है, जिसमें कि जो टिश्यू वहाँ पर स्कार में नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली स्कार जो बनता है उसमें एबनॉर्मल टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू आ जाता है। वो लेज़र लाइट उसमें हम अपनी आंखों से उसको नहीं दे सकते, लेकिन लेज़र लाइट उसको एक माइन्यूट होल्स उनमें ड्रिल कर देती है। उसके आसपास नॉर्मल टिश्यू छोड़ते हुए वो ड्रिल करती है ताकि उसमें एकदम से नॉर्मल टिश्यू से हीलिंग हो जाए और वो कवर अप हो जाए। जब ये फाइब्रस टिश्यू स्कार में जब बर्न होता है तो उसमें कोलाजन और इलास्टिन फाइबर जब दोबारा से बनते हैं, विच मेक्स द सरफेस लुक इवन, विच एक्चुअली मेक्स इट लुक नॉर्मल एंड द स्कार सबसाइड स्लोली। डॉक्टर अजय, हमें लेज़र ट्रीटमेंट से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल हर्षा आपने पूछा है। देखिए, प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट कराने से पहले आई वुड से ये हमें देखना पड़ता है कि जिस एरिया में वो स्कार है वो क्या, वेदर इट इज़ ऑन द एक्सपोज्ड एरिया, वेदर इट इज़ ऑन द फेस और नेक और आर्म्स विच आर ऑलवेज एक्सपोज्ड,
या फिर या बैक पे है या abdomen पे है या अपर लेग्स पे है, द पर्सन इज यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ सनस्क्रीन एंड यूजिंग इट रेगुलरली एंड इज वेरी मच केयरफुल अबाउट सन प्रोटेक्शन, देन आई वुड से हमें उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है. बट पीपल हु आर एक्चुअली टैंड और पीपल हु आर एक्चुअली नॉट डूइंग द सन प्रोटेक्शन ऑन देयर फेस और एक्सपोज बॉडी पार्ट्स, प्रॉब्ली वी एडवाइज देम टू डू sun protection as soon as possible, at least for a few weeks, I would say 3 to 4 weeks before undergoing the procedure. Okay, and once we are done with the laser treatment, उसके बाद हमें अपनी स्किन के लिए क्या-क्या precautions लेनी चाहिए? The person has to use sunscreen as frequently as every third hourly daily. और दूसरी जो चीज़ हम साथ में उनको इनिशियल कुछ हफ्ता या 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट के बाद उनको कहते हैं या देते हैं, that is mild grade of some topical steroid we give them so as to apply on the treated area, जिससे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन या जो उनका रेडनेस वहाँ या हल्की जो स्वेलिंग उनको फील होती है वो थोड़ा माइल्डली सप्रेस रहे, उनको वहाँ ऐसे ज़्यादा इचिंग या ऐसी ये कोई प्रॉब्लम ना हो. देयर इज़ नो डाउन टाइम. आदमी ट्रीटमेंट कराने के बाद अपने किसी रेगुलर काम पे जिस पे जाता है वो जा सकता है, प्रोवाइडेड वो सनस्क्रीन उस एरिया पे लगा रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे और करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है. और सनस्क्रीन के अलावा अगर वो उस स्कार में हमें लगता है कि कोई थोड़ा सा पिगमेंट का कोई कंपोनेंट है, वहाँ पर जो स्कार हुआ था उसके आसपास थोड़ी पिगमेंटेशन है या कुछ ऐसा है, देन वी एडवाइज द पर्सन टू यूज सम काइंड ऑफ अ लाइटनिंग क्रीम्स प्रॉब्ली आफ्टर 2 वीक्स आफ्टर द ट्रीटमेंट. डॉक्टर, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हाउ सेफ इज़ इट, क्योंकि काफ़ी लोगों का सोचना है कि हम लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या पता उससे हमारी स्किन और ख़राब ना हो जाए या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं. मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ. लेज़र अपने आप में एक इसका फुली समथिंग विच इज़ very high tech technology and it's a good technology, but it depends also who is driving the technology, so it is also operator dependent. क्या जो आदमी लेज़र कर रहा है वो उस लेज़र को ठीक से चलाना जानता है. there is not really any guideline for what kind of a laser system or what technology should be there or what should not be there. So there are some systems which are very good and versatile and very renowned or branded in the market, but there are also some systems or people they are buying such systems also which are not really very worth for it. So I would say it is mutual, it is operator plus system dependent. अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है और आप अच्छा एक्सपीरियंस आदमी उसको ट्रीटमेंट कर रहा है, I would say the results they are very good and amazing. So thank you so much डॉक्टर अजय, आज आपने हमें स्कार लेजर ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी. You are welcome. Thanks a lot अर्चा. So friends, I hope आपको आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा. अगर आप भी अपना मेकओवर कराना चाहती हैं तो आप अपना फोटोग्राफ और कॉन्टैक्ट नंबर हमें ईमेल कीजिए. हमारा ईमेल आईडी है beautybuzz@shaktitv.tv. मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते. स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए शक्ति टीवी. अनवांटेड हेयर किसे पसंद होते हैं, तभी तो हम गर्ल्स पूरा टाइम वैक्सिंग, थ्रेडिंग और जाने क्या क्या करते रहते हैं. मगर आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ले आई हूँ. तो चलिए चलते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय राणा के पास और जानते हैं लेजर ट्रीटमेंट से हम अपने अनवांटेड हेयर कैसे रिमूव कर सकते हैं. हेलो डॉक्टर अजय. Hi Harsha. Please have a seat. थैंक यू. वेलकम टू आवर शो ब्यूटी बज़. डॉक्टर अजय, आजकल एक नया क्रेज चला है गर्ल्स के बीच में विच इज़ अनवांटेड हेयर रिमूवल बाय लेज़र ट्रीटमेंट. तो आज मैं आपसे इसी के बारे में जानना चाहूँगी. हर्षा, लेज़र हेयर रिमूवल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लेज़र को यूज़ करते हुए अपने अनवांटेड हेयर्स रिमूव करते हैं. एंड इट इज़ ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली आई वुड से नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ में भी इसका आजकल काफ़ी क्रेज़ है और सभी लड़के लड़कियां इसको करा रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज. आई वुड से पीपल दे आर लविंग इट. इसको चाहने का कारण, इसके क्रेज़ होने का कारण प्रॉब्ली द रीज़न इज़ बिकॉज देयर इज़ नो डाउन टाइम. You don't have to go through any messy procedure like shaving or waxing. There is no pain. It's a pain-free process, and the results they are very long. I would say if you complete the sittings, the results they are up to 5 years or permanent also. So it is a wonderful technique जिससे अभी सभी लोग कराना चाहते हैं और करा रहे हैं.
सो डॉक्टर अजय, इज इट सूटेबल फॉर एवरीवन या कोई आप क्लासिफिकेशन करते हैं स्किन के या हेयर के बेसिस पे? कोई भी लेज़र हेयर रिमूवल करा सकता है, बट हाँ अगर हम बात करें स्किन हेयर टाइप की, देन प्रॉब्ली आई वुड से जो लोग थोड़े फेयर हैं और जिनके डार्कर हेयर हैं उनको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं कंपैरेटिव टू पीपल हु आर हैविंग सम लाइटर और ब्लॉन्ड हेयर और वाइट हेयर। सो डॉक्टर, लेज़र हेयर रिमूवल के लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? देखिए हर्षा, एट क्लिनिक एस्थेटिका हेयर वी आर यूजिंग एक्चुअली टू technologies, two world-renowned technologies. One which is a diode laser luminous light shear duet, and the other one is we are using is Nd:YAG, which is Medlight C6, which we are using for laser hair removal. लेज़र हेयर रिमूवल प्रोसीजर एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आई वुड से अगर आप अपर लिप या चिन की बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ हार्डली अ प्रोसीजर आई मीन विच कैन बी डन इन 15 मिनट्स। प्रोसीजर करने से पहले जनरली उन एरियाज़ को मार्क कर लिया जाता है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेड फोटोग्राफ ले लिए जाते हैं और उन एरियाज़ को वहाँ से हेयर को शेव कर दिया जाता है। देन विद द यूज ऑफ लेजर वी यूज द लेजर हैंड पीस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। हैंड पीस जनरली अगर हम लुमिनस लाइट शेयर डुएट की बात करें तो हैंड पीस ऐसा बना है कि उसकी जो टिप है वो ही एक कूलिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है। जब हम स्किन पे उसको लगाते हैं इट कूल्स द स्किन, सो वर्चुअली देयर इज एक्चुअली नो पेन बिकॉज इट नम्स द स्किन ऑल्सो। तो हमें किसी तरह का नमिंग एजेंट या नमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो द प्रोसीजर इज एक्चुअली पेनलेस एंड देन वी यूज़ द लेज़र लाइट, लेज़र बीम। हेयर जो ऊपर से शेव हो चुके हैं उनकी अंदर जो उनके जो रूट्स हैं, जो अंदर उनके शाफ्ट्स हैं, दे टेक द लेज़र लाइट एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड। सो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो कोई भी कभी भी करवा सकता है। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि स्किन टाइप को और हेयर टाइप को मद्देनज़र रखते हुए ही आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो क्या कोई ऐसी एज स्पेसिफिकेशन भी है जिसे आप ध्यान में रखते हुए ये ट्रीटमेंट करते हैं? आज की डेट में I would not say that 18 or 17 is the age. Very younger teen age group is also coming. Depending on किस आदमी की कैसी रिक्वायरमेंट है। In a younger age group like 14, 15, 16, I mean can do also. अगर higher side की बात करें, I would say when the people they grow old, especially in females, I have seen after menopause, after 50, 45, you know, the tendency of having thick and coarse hair is because of hormonal stimulation is very high again. और एंड्रोजन स्टिमुलस इस एज में होने से दोबारा से आपने देखा होगा जो लेडीज़ जो बियॉन्ड 50 उनके फेशियल हेयर्स भी थिक हो जाते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। बट येस, दे कैन डू लेजर हेयर रिमूवल। सो हाउ मेनी सिटिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसीजर? हर्षा, बेसिकली फॉर लेजर हेयर रिमूवल आई वुड से नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑन एन एवरेज रिक्वायर्ड जनरली 4 से 6 सिटिंग के करीब कुछ ज़्यादा सिटिंग लगता है। किस आदमी की कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसा उनका हेयर है, किस क्वालिटी, क्या हार्मोनल स्टेटस है उनका, कैसी, ऑल दीज थिंग्स दे प्ले अ रोल इन गिविंग द रिजल्ट्स और नंबर ऑफ सिटिंग्स। जब बट ऑन एन एवरेज आई वुड से 4 से 6 सिटिंग्स चाहिए होती हैं। एक से दूसरी सिटिंग के बीच में जो गैप पीरियड होता है वो जनरली हम जो है 1.5 से 2 महीने का गैप आता है। कई गर्ल्स में आई हैव सीन दैट दे हैव PCOD प्रॉब्लम रहता है उनका, तो ऐसी केसेस में सिटिंग्स कई बार थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। 6 से 8 सिटिंग या 10 सिटिंग भी लगता है और रिजल्ट जो हैं कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं बनने में। डॉक्टर, अभी आपने एक टर्म मेंशन करी PCOD, वो क्या होता है एंड हाउ इज इट रिलेटेड विद अनवांटेड हेयर ग्रोथ? अच्छा, PCOD एक कंडीशन है जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और ये कंडीशन एक्चुअली यंग एज, टीन एज जो हमारी गर्ल्स हैं उनमें काफ़ी कॉमनली ये होता है। इस प्रॉब्लम में एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हेयर का जो ग्रोथ है, जो हेयर का क्वालिटी है, इट बिकम्स थिकर। PCOD के केसेस में हम देखते हैं कि फेशियल हेयर बड़े कोर्स हो जाते हैं एंड इट बिकम्स लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर द टीनेज गर्ल्स और यंग गर्ल्स टू हैव देम ऑन देयर फेस। सो जनरली दे कम फॉर लेजर हेयर रिमूवल एंड दिस ट्रीटमेंट। डॉक्टर अजय, हमें लेज़र हेयर रिमूवल करवाने से पहले या करवाते वक्त यानी कि सिटिंग्स के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आई वुड से सनस्क्रीन, जो लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं डेली, जो लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, फोटो डैमेज से बच रहे हैं, दे आर आइडियल कैंडिडेट्स फॉर दैट। टैन लोग जो कि पीपल दे हु हैव डन सम काइंड ऑफ अ टैनिंग और
they have went to some kind of a tailoring salon somewhere, probably they should wait up to the time where they are, their skin is not tanned and it's normal. और अदरवाइज नॉर्मल लोग कभी भी हेयर रिमूवल करा सकते हैं, कोई ऐसा खास कोई प्री लेजर हेयर रिमूवल कोई ऐसा खास प्रिकॉशन नहीं है. एंड बिटवीन द हेयर रिमूवल सिटिंग्स आई वुड से the person whosoever is undergoing laser hair removal should not cut the hair, wax the hair, bleach the hair. There should not be any, you should not actually remove any kind of a growth in between. जब तक आपकी full growth ना आ जाए आपको उसका वेट करना चाहिए. और अपने full growth आने के बाद you can just go to your center and show your doctor that this is a full growth. Now this is the time to repeat the session. So I think these are the precautions. और डॉक्टर अगर हम बात करें सेंसिटिव स्किन की, यानी कि जिनके स्किन पे पहले से ही एक्नेज हैं या ब्लेमिशेस हैं, उन लोगों को ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं? देखिए हर्षा, कोई भी ऐसा आदमी जिसके फेस पे कोई पिगमेंटरी डिसऑर्डर है या आपने जैसे मेंशन किया कुछ और एक्ने प्रॉब्लम है, आई थिंक there is absolutely no problem or no contraindication for these kind of patient. Even I would say ऐसे patient अगर hair removal कराते हैं उन areas में वो जो particular problem जो आप mention कर रहे हैं they will be better after doing the treatment. So I would say उसका कोई harm नहीं है, but उसका hair removal के साथ कुछ added फ़ायदा जरूर हो सकता है. तो ऐसे लोगों के लिए I would say they can go for laser hair removal as freely as anybody else. और डॉक्टर अजय, अगर हम लोग अपने अनवांटेड हेयर का लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ठीक है हर्षा, लेजर हेयर रिमूवल के ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. कोई भी लेजर हेयर रिमूवल किसी भी पीरियड में करवा सकता है और किसी भी एरिया के लिए आप लेजर हेयर रिमूवल करा सकते हैं. साइड इफेक्ट्स जो जनरली लेजर हेयर रिमूवल से होते हैं या जो हमें कभी सुनने में आते हैं, जनरली ऑल दी साइड इफेक्ट्स दे आर आइदर ऑपरेटर डिपेंडेंट और दे आर बेसिकली सिस्टम डिपेंडेंट. क्या लेजर सिस्टम, क्या टेक्नोलॉजी किस आदमी पे यूज़ किया गया है और जिसने उसके ऊपर वो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है क्या उसके लिए अच्छे ठीक पैरामीटर्स जो यूज़ लगाए गए हैं क्या वो ठीक थे या ज़्यादा थे. सो अदरवाइज आई वुड से वर्चुअली अदरवाइज there is no side effect from laser hair removal. It is virtually painless and I would say very docile procedure. तो मेरे ख्याल से ऐसा इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है जिससे हमें कुछ हार्म हो सकता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. थैंक्स अ लॉट. आई होप हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा. और अगर आप भी अपना मेकओवर कराना चाहती हैं तो अपनी पिक्चर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें beautybuzz@shaktitv.tv पर मेल करें. अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त. स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए शक्ति टीवी.